हाय फ्रेंड्स, मैं आर.के. यादव रे ऑफ सक्सेस कोचिंग सहरसा से आज फिर आप लोगों के बीच फिजिक्स में आगे का टॉपिक लेकर के आया हूँ। हम लोग लाइट में पढ़ रहे थे, लाइट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उस पर न्यूमेरिकल भी हम आप लोगों को बताए थे और आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन पर। परावर्तन पर हम बात कर चुके हैं, परावर्तन में मैग्निफिकेशन पर भी हम बात किए हुए हैं, उसका फॉर्मूला भी आपको बताए हैं। दो चार वो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको कराए हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आज हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए, ये है प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिए, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को, तो उसके दिशा डायरेक्शन में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल बात है, एकदम बिल्कुल सरल बात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम जैसे हवा से पानी में गया या पानी से कांच में गया, प्रवेश करती है तो उसके दिशा में चेंजिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और इसी परिवर्तन को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का, ये हमारा यही टॉपिक है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगा या जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाएगा तो उसके दिशा में चेंजिंग होगा, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन दिशा में परिवर्तन होने के साथ साथ ध्यान से समझिए, प्रकाश का क्या सब चेंज होता है। तो एक नंबर में इसका वेग जो है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये चेंज होता है, वेलोसिटी इसका चेंज होता है, वेलोसिटी इसका चेंज होता है। दो नंबर में इसका तरंग दैर्घ्य जो है ये भी इसकी बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सबसे पहले वेलोसिटी इसका बदल जाता है, उसके बाद इसका वेवलेंथ बदल जाता है, उसके बाद 3 नंबर में इसकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, तीव्रता नहीं, इसकी जो तीव्रता है ये तीव्रता भी बदल जाती है। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वेग, तरंगदैर्घ्य और तीव्रता, ये तीन जो है ये बदल जाता है, ये तीनों बदल जाता है, वेग भी, तरंगदैर्घ्य भी और तीव्रता भी।
तो अब सवाल उठता है कि यदि ये बदलेगा तो आप निकालिएगा कैसे, कैसे निकालिएगा, वेग कैसे निकालिएगा, तरंग दैर्घ्य कैसे निकालिएगा। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो उस स्थिति में आप उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड कीजिएगा, ये हमारे सामने एक प्रश्न यहाँ पर बनता है। एक दूसरा प्रश्न बनता है कि आखिर ये तीन चीज जब बदलता है तो क्या कौन सा ऐसा गुण है जो नहीं चेंज होता है, तो वो चौथा है जो नहीं चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ये आवृत्ति जो है ये नहीं चेंज होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, वेग, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता ये तीनों बदल जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या क्या बदल जाती है, तो वेग, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता ये तीनों बदल जाती है। तो ध्यान दीजिए, वेग, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता जब बदलती है तो हम लोग इसको फाइंड कैसे करें। ध्यान दीजिए कि यदि किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग आपको निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है v बराबर c बटे म्यू होता है। किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग आपको निकालना हो तो v बराबर होता है c बटे म्यू, जहां पर c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। किसी भी माध्यम में यदि आप प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम में यदि आप प्रकाश की चाल ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला का आप यूज कीजिए v बराबर c बटे म्यू, v बराबर c बटे म्यू, जहां पर c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और जिसका वैल्यू ये कांस्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी को हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह निर्वात में प्रकाश की चाल। अब यहाँ दूसरा चीज है म्यू, ये क्या है, तो म्यू है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो म्यू माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए और निर्वात में प्रकाश की चाल तो ये कांस्टेंट है, ये अभी का भी आप रट लीजिए कि 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये मान यहाँ रखेंगे, उस माध्यम का अपवर्तनांक नीचे में रखेंगे और उस माध्यम में आपको प्रकाश की चाल निकल जाएगी। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग लेके देख लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए एक एक चीजों को कि यदि मान लिया जाए कि आपको क्वेश्चन दे देगा। ध्यान से देखिए, एक माध्यम का क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, एक माध्यम का अपवर्तनांक जो है, एक माध्यम का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ 1.5, एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। नहीं तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला को समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, एकदम सिंपल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर c का मान, आपको फॉर्मूला बताया कि c बटे म्यू, c का मान बोले कि 3 गुना 10 पर पावर 8, ये जो है कांस्टेंट है तो लिख दीजिए 3 गुना 10 पर पावर 8 और म्यू का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5, इसको काट दीजिए, ये 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड उस माध्यम में प्रकाश की चाल निकल गई। एकदम बेसिक क्वेश्चन है,
ऐसा क्वेश्चन रह सकता है और एकदम आसान है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने का चीज है। तो चलिए इस फॉर्मूला से आप वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं जब उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो। जब उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ बात किए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो उसका वेवलेंथ भी बदलता है। तो चलिए वेवलेंथ को हम लोग तरंगदैर्घ्य जो है इसको हम लोग लैम्बडा से डिनोट करते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्बडा, ये लैम्बडा है, इससे डिनोट करते हैं। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्बडा एम बराबर होता है लैम्बडा ए बटे म्यू, लैम्बडा एम बराबर क्या होता है लैम्बडा ए बटे म्यू। मतलब हवा या निर्वात में वेवलेंथ प्रकाश का आपको पता होना चाहिए और म्यू मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला से दिए गए माध्यम में आप प्रकाश का वेवलेंथ आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए लैम्बडा एम, जिस माध्यम में आपको वेवलेंथ निकालना है वो है लैम्बडा ए, हवा या निर्वात में वेवलेंथ है, और म्यू जो है उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है। म्यू क्या है उस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दीजिए कहीं म्यू को एन से भी डिनोट किया जाता है, म्यू के बदले में एन भी लिखा जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, म्यू या एन दोनों एक ही चीज है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू या एन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा ए बटे म्यू होता है, लैम्बडा एम बराबर लैम्बडा ए बटे म्यू होता है। मतलब यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि एक हवा में प्रकाश का वेवलेंथ दिया हुआ है x है, हवा में प्रकाश का वेवलेंथ x है, तो पानी में प्रकाश का वेवलेंथ क्या होगा, जबकि पानी का अपवर्तनांक y है। तो क्या करना है x बटे y, सिंपल है, x बटे y एकदम सिंपल है। तो चलिए वेवलेंथ इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो यूज है इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन है, ध्यान दीजिए प्रकाश का अपवर्तन जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, इस सिद्धांत पर आपका कैमरा कार्य करता है। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कैमरा, सूक्ष्मदर्शी सब जो होता है वो भी आपको इसी सिद्धांत पर, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तारे जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ध्यान दीजिए तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कैमरा काम करता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। मतलब हमारे आंख में भी प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया ही होती है। और दूसरी बात है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण यदि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप एक छड़ रख देते हैं इसमें, तो ये छड़ आपको टेढ़ा दिखाई देता है। ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी में रखा छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। ध्यान से सुनिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी में रखा छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। कैमरा और हमारा आंख जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही किसी चीज का प्रतिबिंब बना देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे आंख में रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का भी परावर्तन के तरह दो नियम होता है। ध्यान से देखिए, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन में हम लोग दो नियम पढ़े थे, ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम होता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का भी
दो नियम है। जैसे परावर्तन का दो नियम था, ठीक उसी तरह से अपवर्तन का भी दो नियम है। तो चलिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ध्यान दीजिए, आपतित किरण निर्गत किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ध्यान से देखिए, पहला नियम है कि आपतित किरण, निर्गत किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब एक ही तल में होता है या एक तलीय होता है। तो चलिए आप फिगर बनाकर हम लोग देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है, जो अलग अलग मीडियम हुआ, नहीं अलग अलग मीडियम हुआ, एयर हवा और पानी अलग अलग मीडियम हुआ। आपतित किरण, ये प्रकाश की एक किरण आ रही है, मान लेते हैं कि ये अविलंब है, ये अविलंब है, तो ये हवा से पानी में प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये अपवर्तन के बाद इस तरह से निकलती है। ये हुआ आपका आपतित किरण, ये हुआ निर्गत किरण और ये हुआ अविलंब। यहाँ वो बिंदु लिख देते हैं, ये हुआ अविलंब। ये तीनों होता है एक ही तल में। ध्यान दीजिए, आपतित किरण, निर्गत किरण और अविलंब तीनों क्या होता है? आपतित किरण, निर्गत किरण और अविलंब तीनों होता है एक ही तल में। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो कंडीशन लेते हैं, यहाँ लेते हैं एयर और यहाँ लेते हैं वाटर। ध्यान दीजिए, एयर और वाटर। फिर यहाँ एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ ऊपर में हम वाटर लेते हैं और नीचे में हम एयर लेते हैं। ध्यान से देखिए, उल्टा दिए हम, मीडियम को ऊपर में यहाँ एयर लिए, नीचे में वाटर लिए, यहाँ वाटर लिए, नीचे में एयर लिए। ये एक तल है जिसके द्वारा एयर और वाटर को सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ भी एक तल है जिसके द्वारा वाटर और एयर को अलग अलग किया जा रहा है। तो जब प्रकाश की किरण इस तरह से आती है तो अपवर्तन के बाद, चूंकि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये विरल है, ये सघन है, तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अविलंब की तरफ झुक जाती है। हालांकि इसको जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन ये थोड़ा सा अविलंब की तरफ झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन डेंस मीडियम से विरल माध्यम में आती है तो इसको इस तरह से सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये अविलंब से थोड़ा सा दूर भाग जाती है। यहाँ इस कोण को आई कहते हैं और इस कोण को आर कहते हैं, यहाँ इस कोण को आई कहते हैं और यहाँ इस कोण को हम लोग आर कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला नियम जो आपको हम बताए हैं, वो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ये किरण आपतित है, ये निर्गत है और ये अविलंब है, तीनों एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, ये अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। यही है अपवर्तन का पहला नियम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे तो आपको याद होगा कि हम लिखे थे कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन का नियम है कि कोण आई और कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ये बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में कोण आई और कोण आर जो है ये बड़ा या छोटा हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि प्रकाश के अपवर्तन में आई और आर जो है ये बड़ा और छोटा हो सकता है, यहाँ पर बराबर होने का बात नहीं आता है। प्रकाश के अपवर्तन में आई और आर बड़ा या छोटा हो सकता है, यहाँ पर बराबर होने का कोई बात नहीं आ रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ये प्रकाश की आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण है, आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण है आपतन कोण, और इसको अपवर्तन कोण कहते हैं। ये निर्गत किरण और अविलंब के बीच का कोण है। गौर से देखिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो इस स्थिति में आई जो है आपका ग्रेटर देन आर है, मतलब आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से बड़ा है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा है। कब बड़ा है?
जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। यहां देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो उस स्थिति में R जो है अपवर्तन कोण ग्रेटर देन होता है I आपतन कोण से, ग्रेटर देन होता है I। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे कि जब दो रेखा एक दूसरे को इस तरह से काटती है तो इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर ये लाइन का हम बात करें, इस लाइन का और इस लाइन का बात करें, तो ये I और ये पूरा कोण जो होगा ये I के बराबर होना चाहिए। लेकिन जितना ये डेविएट हुआ है, विचलित हुआ है मेन लाइन से, उसको एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में डेल्टा विचलन कोण जो होगा वो हो जाएगा I माइनस R। इस स्थिति में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो विचलन कोण I माइनस R होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विचलन कोण इस स्थिति में डेल्टा जो निकालते हैं वो R माइनस I होगा। R माइनस I विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन का मान यहाँ पर इतना होगा और एंगल ऑफ डेविएशन का मान यहाँ पर इतना होगा। ध्यान से सुनिए एक बार फिर, प्रकाश की किरण जब सघन विरल से सघन माध्यम में आती है, ये नेचर है इसका, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विरल और सघन ये माध्यम होता क्या है? विरल और सघन केवल देखने से नहीं पता चलेगा आपको, आप ऐसे याद रखिए कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। विरल और सघन ये तुलनात्मक चीज है। जैसे हवा के तुलना में पानी जो है वो सघन माध्यम है, हवा के तुलना में पानी जो है वो क्या है? सघन माध्यम है। लेकिन हीरा और पानी का अगर हम बात करें तो हीरा वहां पर सघन माध्यम हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखें कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम की तरफ। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिए, तो अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम जो जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये 1621 ईस्वी में स्नेल के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अपवर्तन का दूसरा नियम जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसके लिए फिर से एक बार हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एयर मान लेते हैं और यहाँ पर वाटर मान लेते हैं, और प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस कोण को I और इस कोण को R कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है द्वितीय नियम। अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है, अपवर्तन का द्वितीय नियम जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये 1621 ईस्वी में दिया गया, 1621 ईस्वी में ये नियम दिया गया। तो चलिए अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? यह नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जया, जया बोले तो साइन, जया बोले तो साइन, प्रकाश के किसी विशेष रंग मतलब 7 रंग का जो प्रकाश होता है, ध्यान दीजिए हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि लेंस में अगर 7 रंगों का हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, बात करें, तो किसी भी लेंस का 7 वो फोकस दूरी हो जाएगा, 7 वो फोकस बिंदु हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, तो कोई भी स्पेशल एगो रंग लीजिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जया, जया मतलब साइन को, साइन थीटा कॉस थीटा जो आप त्रिगो में पढ़ते हैं, तो यहाँ साइन को हिंदी में जया कहते हैं। तो आपतन कोण का जया मतलब साइन आई, आपतन कोण का जया मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण का जया मतलब साइन आर, साइन आर। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात,
दो माध्यम के लिए स्थिरांक होता है। का अनुपात दो माध्यम के लिए स्थिरांक होता है। इसको हम लोग यहाँ μ2 बटे μ1 लिखते हैं। μ2 बटे μ1 लिखते हैं जो स्थिरांक है। जो क्या है? स्थिरांक है। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हुआ। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, ये नियम, इस नियम को स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं। और ये कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण, जैसे आई है, आई का ज्या मतलब sin i, और अपवर्तन कोण का ज्या मतलब r है, तो sin r का अनुपात जो होता है दो माध्यम के लिए स्थिरांक होता है। दो माध्यम के लिए क्या होता है? स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर दो माध्यम एयर और वाटर है। अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका स्नेल का नियम हुआ। यहाँ पर हम μ2 बटे μ1 लिखे हैं। इसका हमको आगे यूज है जो आपको आगे नॉमिकल बनाने में काफी मदद करेगा। इसको हम बाद में और डिटेल में समझेंगे जब क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बात करेंगे, तब इसको एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी में प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम में आप जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, उसको आप समझिए। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि अविलंब रूप से आपतित प्रकाश के किरण के लिए, आपतित प्रकाश के किरण के लिए, आपतित प्रकाश के किरण के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। ध्यान से देखिए, ये लाइन क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अविलंब रूप से आपतित प्रकाश के किरण के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि जब अविलंब रूप से आपतित प्रकाश की किरण का बात करेंगे, ये जो अविलंब है आपका, तो अगर डायरेक्ट अविलंब की तरफ इस तरह से डायरेक्ट सीधा प्रकाश की किरण आएगा तो वो सीधे गुजर जाएगा, सीधे गुजरेगा। तो उस स्थिति में आई आपतन कोण का मान भी 0 होगा और अपवर्तन कोण r जो है ये भी क्या होगा? 0 होगा। और स्नेल का नियम जो आपका है वो कहता है कि sin i बटे sin r बराबर लिखते हैं μ2 बटे μ1, और यहाँ sin 0 बटे sin 0 करेंगे। sin 0 का मान 0 होता है, 0 बटे 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। इसीलिए ये लाइन लिखा हुआ है बुक में कि अविलंब रूप से आपतित प्रकाश की किरण के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। अविलंब रूप से आपतित प्रकाश की किरण के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि यहाँ कोण आई और कोण r दोनों का मान 0 हो रहा है, को 0 बटे 0 करेंगे तो कैलकुलस में आप लोग इंटर में पढ़े हुए थे कि 0 बटे 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो 0 बटे 0 के कारण ही यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अविलंब रूप से आपतित प्रकाश की किरण के लिए स्नेल का नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए, आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है। अगले क्लास में हम क्रिटिकल एंगल पर बात करेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बात करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द ही हम आप लोगों के बीच लाइव क्लास लेकर के आ सके। धन्यवाद।